दोस्तों आज हम करेंगे सेक्शन 94 से। तो 94 कहता है मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार। कह रहा जहाँ की संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास बंधक रखी जाती है, वहाँ मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से पीछे वाले बंधकदारों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध होते हैं। तो ये कह रहा है कि जहाँ कोई संपत्ति एक के बाद एक कई ऋणों के लिए रखी गई है, बंधक रखी गई है, और एक के बाद एक कई व्यक्तियों के पास बंधक रखी गई है, कोई प्रॉपर्टी है। तो पहले में ये कह रहा है जहाँ कोई संपत्ति एक के बाद एक कई ऋणों के लिए बंधक रखी गई है। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि एक के बाद एक कई व्यक्तियों के पास बंधक रखी गई है, तो मध्यवर्ती बंधकदार अपने पीछे वाले बंधकदार के विरुद्ध वे ही अधिकार रखेगा जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, तो ये इसमें ये कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी है जो कई बार बंधक रखी गई है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक के बाद एक कई व्यक्तियों के पास बंधक रखी गई है, और तो जो मध्यवर्ती बंधकदार है उसको अपने पीछे वाले बंधकदार के विरुद्ध वे ही अधिकार रखेगा जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, इसी में ही ये कहते हैं मोचन ऊपर की ओर होता है और प्रोबंध हमेशा नीचे की ओर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 94 मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार हो गया। फिर 95 बंधक मोचन कराने वाले सहकर्ताओं के व्यय पाने का अधिकार। अब हम सीधा जाते हैं 98। ये 98 को पूछता है, तो ये 98 कह रहा है विलक्षण बंधकों के पक्षकार के अधिकार और दायित्व। 98, तो 98 में हम अंदर पढ़ेंगे विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथासाचित उनकी संविदा द्वारा तथा ऐसी संविदा के विस्तार के बाहर स्थानीय प्रथा द्वारा अवधारित होंगे। तो ये कह रहा है विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार। तो ये कह रहा है विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार बंधक विलेख की संविदा पर या स्थानीय प्रथा द्वारा निर्धारित होंगे। तो कैसे निर्धारित होंगे? या तो विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार बंधक विलेख की संविदा पर, अगर कोई विलेख बनाया गया है तो उसकी संविदा पर, या स्थानीय प्रथा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 100। तो 100 में बताता है चार्ज के बारे में बताता है। तो ये मैं सिंपल पॉइंट में डिफाइन करती हूँ। यदि कोई स्थावर संपत्ति पक्षकार के कार्यों द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के धन का संदाय करने के लिए प्रतिभूति बन जाती है तो यह सम्यार बंधक की कोटि में नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि उस संपत्ति पर भार हो गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि कोई स्थावर संपत्ति है जो पक्षकारों के कृत्यों द्वारा या लॉ की क्रिया विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन का संदाय करने के लिए प्रतिभूति बन जाती है तो फिर ये संव्यवहार क्या कहलाएगा? ये भार कहलाता है कि संपत्ति पर भार है। भार को सादा बंधक के उपबंध लागू होते हैं। जो भार है उसे किसके उपबंध लागू होंगे? सादा बंधक, जैसे सादा बंधक के उपबंध लागू होते हैं। इस धारा के उपबंध न्यास को लागू नहीं होते। जो ट्रस्ट वाले ये वाले उपबंध ट्रस्ट पर लागू नहीं होते। फिर यदि किसी व्यक्ति को प्रतिफल के लिए भार सूचना दिए बिना संपत्ति आंतरित की जाती है तो भार प्रवर्तित नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो इसमें आगे है, अब हम चलते हैं 103 पर। काफ़ी पूछा जाता है 103। तो 103 कह रहा है संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को या उस द्वारा सूचना इत्यादि। तो सूचना के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि संविदा के लिए अक्षम व्यक्ति पर या उसके द्वारा किसी सूचना की तामील होनी या कराई जानी है तो ऐसे व्यक्तियों के वैध संरक्षक पर या उसके द्वारा ऐसी सूचना की तामील हो सकेगी। यदि कोई संरक्षक नहीं है तो न्यायालय से बाधार्थ संरक्षण नियुक्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, और फिर इसी में ही कह रहा है कि CPC 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध ऐसे आवेदन तथा नियुक्ति संरक्षक को लागू। ठीक है, 103। अब आ जाते हैं हम 104। 104 कहता है नियम बनाने की शक्ति। तो ये कह रहा है नियम बनाने की शक्ति किसे? तो ये सीधा सिंपल उच्च न्यायालय समय समय पर इस अध्याय से संबंधित नियम बना सकेगा। तो ये इसमें कह रहा है। अब आ जाता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 बताता है स्थावर संपत्ति पट्टा, स्थावर संपत्ति के पट्टे के विषय में। तो ये बताता है स्थावर संपत्ति के पट्टे कैसे होते हैं। ये सेक्शन 105 से 118 तक है। तो 105 कहता है पट्टे की परिभाषा। तो ये पट्टे की
परिभाषा के बारे में कह रहा है। तो पट्टे की डेफिनेशन क्या है, तो कह रहा है स्थावर संपत्ति पर पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अव्यक्त या विविच्छिन्न समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या उसे देने का वचन दिया गया है, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के जो कालावधि रूप से या विनिश्चित अवसर पर आंतरिक द्वारा जो उस अंतरक को ऐसा निर्बंधों पर प्रतिग्रहित करता है, अंतरण की या दी जाती है प्रतिफल के रूप में किया जाएगा। तो ये कह रहा है 105 किसी स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार, और कोई उपभोग का अधिकार है स्थावर संपत्ति का, तो ये कह रहा है स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का ऐसा अंतरण जो निश्चित समय या शाश्वत काल के लिए हो, किसी कीमत के बदले में हो जो दी जा चुकी है या दी जाने हो या दी जानी हो, और जिसकी कीमत में धन, फसलों के अंश, सेवा, मूल्यवान प्रतिभूति आदि हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये पट्टा कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें पट्टे में काफ़ी चीज़ें बताई गई कि पट्टा करता क्या है। ठीक है। तो ये बता रहा है पक्षकार, 2 पक्षकार होंगे। ठीक है। अब इसमें प्रतिफल क्या है, संपत्ति का अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया हो, वो प्रतिफल कहलाएगा। समय बता रहा है निश्चित समय या शाश्वत काल के लिए। अब कब्जा क्या है, तो ये कह रहा है संपत्ति का कब्जा उपभोग के लिए दिया गया हो। संपत्ति क्या है, तो संपत्ति स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। अब इसमें बता रहा है पट्टाकर्ता क्या है, तो ये कह रहा है जो संपत्ति का अंतरण करता है वो पट्टाकर्ता कहलाता है। अब ये कह रहा है पट्टेदार क्या है, जिसको अंतरण करेगा वो कौन कहलाएगा, जिसको अंतरण करेगा वो पट्टेदार कहलाएगा। अब ये कह रहा है प्रीमियम क्या है, तो जो प्रतिफल दिया जा रहा है उसे हम प्रीमियम बोलेंगे। अब ये कह रहा है भाटक क्या है, तो ये कह रहा है दिया गया धन या सेवा उसका भाटक समझा जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं हम 106 कह रहा है, ये काफ़ी भी पूछा भी जाता है। 106 कह रहा है लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुल पट्टों की कालावधि। लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुल पट्टों की कालावधि तो कह रहा है, तो ये कह रहा है यदि कृषि या विनिर्माण के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। अगर कोई कृषि या विनिर्माण के लिए कोई पट्टा किया गया है तो उसे क्या समझा जाएगा, वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। और यह 6 माह की सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा। अब इसे जो वर्षानुवर्षी जो कृषि के लिए उपयोग के लिए पट्टा किया गया है उसे वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। और इसे समाप्त कब किया जा सकता है, जब 6 महीने की आप सूचना देंगे। ठीक है। अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा। कोई कृषि से कोई अन्य प्रयोजन के लिए कोई पट्टा किया जा रहा है तो उसे हम मासानुमासी पट्टा कहेंगे। और उसे कब समाप्त किया जा सकता है, उसे 15 दिन की सूचना पर समाप्त किया जा सकता है। और जो समय है वो सूचना की तारीख से ही प्रारंभ होगा। सूचना लेखबद्ध तथा देने वाले की ओर से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। तो ये 106 में कह रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये कह रहा है 107 कह रहा है पट्टे कैसे किए जाते हैं। पट्टे कैसे किए जाते हैं, तो ये कह रहा है स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्री कर लिखित द्वारा किया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई पट्टा वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि या वार्षिक भाटे आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत, तो कैसा किया जाएगा, केवल रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है अब ये नीचे क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये नीचे कह रहा है कि अगर अन्य सब पट्टे रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान द्वारा या मौखिक करार द्वारा किए जा सकते हैं। अब इसका नीचे पॉइंट बता रहा है कि रजिस्ट्रीकृत लिखित दोनों पक्षकार द्वारा निष्पादित की जानी चाहिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम 108 पर। तो 108 क्या कह रहा है, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। तो ये ज़्यादा नहीं पूछता, ये सिर्फ ये पूछता है पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व कहाँ लिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं सेक्शन 108 में। अब आ जाते हैं हम
109 में, 1 मिनट, 109। अब आ जाते हैं हम 109 में। तो ये क्या कह रहा है 109 में, पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार। तो कह रहा पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार क्या होंगे। तो इसमें बता रहा है कि यदि पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई संपत्ति को या उसके किसी भाग को अंतरित कर देता है तो अंतरित व्यक्ति को वे सभी अधिकार होंगे जो पट्टाकर्ता के उस संपत्ति के संबंध में अधिकार थे। ठीक है, अगर कोई यदि पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई संपत्ति को या उसके किसी भाग को कहीं आंतरित कर रहा है तो अब वो अधिकार किसके होंगे, जिसे वो ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएंगे, पट्टे के अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये अधिकार दायित्व में। अब हाँ, अब नीचे कह रहा है कि अंतरित व्यक्ति को वे सभी अधिकार होंगे जो पट्टाकर्ता के उस संपत्ति से संबंध में है। कौन से, तो वो सभी अधिकार होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे कह रहा है पट्टाकर्ता पट्टेदार व अंतरित प्रीमियम तथा भाटक से संबंधित नियम बना सकेगा। पट्टाकर्ता क्या है, पट्टेदार व अंतरित प्रीमियम तथा भाटक से संबंधित नियम बना सकेगा। तीसरा कह रहा है असहमति की दशा में न्यायालय में वाद लाया जा सकेगा। अगर उनमें सहमति नहीं है, असहमति है, तो उस दशा में क्या कर सकते हैं, न्यायालय में केस ला सकते हैं। ठीक है, अब यही है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा उस दिन का अपवर्जन जिसके अवधि का प्रारंभ होना है। तो किस दिन का अपवर्जन है, तो कह रहा उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होना है। तो ये कह रहा है यदि पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई संपत्ति को या उसके किसी भाग को आंतरित कर देता है तो, सॉरी 1 मिनट, हाँ, एक 110 में कह रहा उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है। तो ये कह रहा है उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है, स्थावर संपत्ति का पट्टा उस दिन से प्रारंभ होता है वह दिन नहीं गिना जाएगा। तो जिस दिन से, तो कह रहा तो ये कह रहा है उस दिन का अपवर्जन जिसमें अवधि का प्रारंभ होता है, स्थावर संपत्ति का पट्टा उस दिन से प्रारंभ होता है, वह दिन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वो दिन क्या नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन से पट्टा प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दिन तय न हो तो पट्टा करने के दिन से गिना जाएगा। अगर यदि दिन तय न हो रहा हो तो जिस दिन पट्टा किया गया उस दिन से गिना जाएगा कि पट्टा किया गया है। ठीक है, वर्षानुवर्षी पट्टे में जिस दिन से समय प्रारंभ हुआ है उस दिन से पट्टा चालू माना जाएगा। वर्षानुवर्षी पट्टे में क्या माना जाएगा कि जिस दिन से समय प्रारंभ हुआ उस दिन से पट्टा चालू माना जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आते हैं हम सेक्शन 111 पे। ये कहता है पट्टे का पर्यवसान। तो पट्टे का पर्यवसान या समापन कब होगा। तो ये कह रहा है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो कह रहा है 111 पट्टे का पर्यवसान, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। तो ये पहला कह रहा है समय बीत जाने पर जो निश्चित हुआ था। तो अगर वो समय बीत गया तो क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। बी कह रहा है यदि किसी घटना के घटित होने की शर्त रखी गई थी तो ऐसी शर्त पूरी होने पर क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सी पे। सी कह रहा है पट्टाकर्ता की संपत्ति में अधिकार खत्म होने पर क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। अगर पट्टाकर्ता के अधिकार ही समाप्त हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, पट्टा का समापन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम डी पे। डी कह रहा है पट्टेदार व पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएं तो क्या हो जाएगा, तब भी पट्टा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पट्टेदार व पट्टाकर्ता जब एक ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके निहित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाए तो क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ई में यदि पट्टेदार अपना अधिकार पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ दे, यदि पट्टेदार अपना अधिकार पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तब भी वो पट्टे का पर्यवसान हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चापे। तो ये कह रहा आचरण द्वारा अभिप्राय अधिकार छोड़ना, तो तब भी क्या हो जाएगा, वो
पट्टा समाप्त हो जाएगा। अब आ जाते हैं छापर। तो ये कह रहा है समर्पण द्वारा, तो कह रहा है समर्पण द्वारा। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो हम देखेंगे। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है पट्टेदार पट्टे की शर्त को भंग कर देता है, तो क्या हो जाएगा, पट्टे का समर्पण हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे ये कह रहा है पट्टेदार अन्य व्यक्ति को अपना हक दे दे, तब भी क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीन क्या कह रहा है, तीन कह रहा है पट्टेदार दिवालिया हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है पक्षकारों द्वारा संपत्ति को छोड़ने की सूचना के अवसान पर क्या हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है पट्टे का प्रश्न करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार सामयिक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर पट्टा समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब 112 में बता रहा है समर्पण का अध्येतन। अब ये ज़्यादा पूछता नहीं है। 113 छोड़ देने की सूचना का अध्येतन, ये भी नहीं ज़्यादा पूछता। 114 ये भी ज़्यादा नहीं पूछता। 15 ये ज़्यादा नहीं पूछता। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट 16 पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है। तो 16 कह रहा है अतिधारण का प्रभाव। अतिधारण का प्रभाव, तो ये कह रहा है यदि संपत्ति को पट्टेदार या पट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से भाटक प्रतिनिधित्व करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है तो तत्पूर्व करार की आवाम में पट्टा धारा 106 में यथाविनिश्च उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी वर्षानुवर्षन या मासानुवर्षन के लिए नवीनीकृत हो जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि पट्टे के समाप्त होने के बाद पट्टेदार संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है तथा पट्टाकर्ता उससे भाटक लेता रहता है, मतलब पट्टेदार था वो क्या गया, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, फिर भी वो पट्टेदार क्या कर रहा है, पट्टेदार संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता क्या, उसका किराया लेता रहता है। तो धारा 106 के अनुसार ये समझा जाएगा कि पट्टा वर्षानुवर्षी या मासानुमासी नवीनीकृत हो गया है, अर्थात नया पट्टा चालू हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है 116। इसे अतिधारण का प्रभाव भी कहते हैं या फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम 117 पर। ये काफ़ी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। ये कह रहा है 117 में कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को छूट, जो कृषि प्रयोजन है उनके लिए जो पट्टे हैं उनको कुछ छूट दी गई है। तो ये कह रहा है इस अध्याय के उपबंधों में से कोई भी उपबंध कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को वहाँ तक के सिवाय लागू नहीं होता है जहाँ तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसा सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध ऐसे सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय में तत्समय प्रबद्ध स्थानीय विधि के यदि कोई हो उपबंधों के सहित या अध्ययन लागू होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है नीचे एक पॉइंट दे रखा है कि ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभाव में न आएगी जब तक उसका प्रकाशन की तारीख से 6 माह का अवसान न हो जाए। तो ये कह रहा है 117 कि कृषि प्रयोजन वाले पट्टों के बारे में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष नियम बना सकेगी। ठीक है, और वो विशेष नियम कब लागू होंगे, जब प्रकाशन की तारीख से 6 माह का अवसान न हो जाए। बस ये इतना कह रहा है, इसमें दे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाता है हमारा अध्याय 6 चैप्टर 6 जो बताता है विनिमय के बारे में। ये धारा 118 से 121 तक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम 118 पर। तो 118 कह रहा है विनिमय की परिभाषा कि विनिमय क्या है। तो ये कह रहा है यदि दो व्यक्ति एक चीज़ को स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व से परस्पर अंतरण करते हैं, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बदलते हैं, उन दोनों चीज़ों में कोई भी केवल धन ना हो या दोनों केवल धन हो, तब वह समव्यवहार विनिमय कहलाएगा। ठीक है, विनिमय के लिए संपत्ति का अंतरण विक्रय की तरह किया जाता है। तो ये कह रहा है कि विनिमय क्या है कि यदि दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व से परस्पर अंतरण करते हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं एक दूसरे से चीज़,
उन दोनों चीज़ों में कोई भी केवल धन ना हो या दोनों केवल धन हो, तब ये क्या माना जाएगा? तब ये माना जाएगा कि ये विनिमय है, तब ये माना जाएगा कि ये एक्सचेंज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो अब आ जाते हैं 119 पे। 119 क्या कह रहा है? ये कह रहा है विनिमय में प्राप्त चीज़ों से वंचित पक्षकारों के अधिकार। कह रहा है विनिमय में प्राप्त चीज़ों से वंचित किए गए पक्षकारों के अधिकार दिए गए हैं। तो ये कह रहा है यदि 19 कह रहा है यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विनिमय की चीज से वंचित कर देता है तो वह उस चीज को वंचित पक्षकार को लौटाने के लिए दायी है या वंचित पक्षकार को हुई हानि के लिए दायी होगा। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही कहता है, इसमें ज़्यादा अंदर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम 120 पक्षकारों के अधिकार व दायित्व। तो ये पूछता है कि पक्षकारों के अधिकार व दायित्व कहाँ दे रखे? तो ये 120 में दे रखे हैं, पक्षकारों के अधिकार या दायित्व। अब आ जाते हैं हम 121 में। ये ज़्यादा नहीं, 120 देख लेते हैं। 120 देखते हैं। 120 कह रहा है पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। कह रहा है इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर एक पक्षकार उस चीज के बारे में जो वह देता है विक्रय के अधिकार रखता है और विक्रेता के दायित्व के अधीन होता है, और उस चीज के बारे में जिसे वह लेता है क्रेता के अधिकार रखता है और क्रेता के दायित्व के अधीन होता है। तो ये कह रहा है 119 कि पक्षकारों के अधिकार तथा दायित्व वही होंगे जो विक्रय के अंतर्गत पक्षकारों के होते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 121 में, जो कह रहा है धन के विनिमय। तो धन के विनिमय में क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है धन के विनिमय में प्रत्येक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने के बारे में वारंटी देता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ये धन के असली होने के बारे में वारंटी कहाँ दे रखा है? तो ये विनिमय में दे रखा है 121 में। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 7 पे, जो बताता है दान के विषय में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके सारे सेक्शन ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है अध्याय 7 दान के विषय में। अब आ जाते हैं इसमें सेक्शन आ जाता है 122 दान की परिभाषा। दान क्या है? तो ये कह रहा है दान किसी वर्तमान या जंगम, कोई वर्तमान या जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतर है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या की ओर से प्रतिकृत किया गया हो, तो क्या कहलाएगा? वो दान कहलाएगा। तो ये कह रहा है किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतरण जो बिना प्रतिफल के किया जाए तथा लेने वाले ने ग्रहण कर लिया हो, तो क्या माना जाएगा? उसे दान माना जाएगा। और जो देने वाला है उसे दाता मानेंगे और जो उसे लेता है ग्रहण करता है उसे अदाता कहलाएगा। दान का प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में तथा जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य माना जाएगा। तो इसमें कह रहा है ऐसा प्रदान उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे बेचा हुआ माल प्रदत्त किया जाता है। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है, ये कह रहा है। अब आ जाते हैं हम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 123 पर, अंतरण कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर और कम से कम, तो कह रहा है या हस्ताक्षर और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्री कर लिखित द्वारा किया जाए। तो कैसे किया जाएगा? तो कह रहा है हस्ताक्षरित होना चाहिए, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्राणित होना चाहिए और रजिस्ट्री द्वारा लिखित द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्व प्रकार से हस्ताक्षर रजिस्ट्री कर लिखित द्वारा या प्रदान द्वारा किया जा सकता है। कोई जंगम संपत्ति का प्रदान है, कोई दान है, तो उसे प्रदान करके भी किया जा सकता है। ऐसा प्रदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आ जाते हैं हम आगे। 124 कह रहा है
वर्तमान व भावी संपत्ति का दान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता बहुत है। तो ये कह रहा है जिन दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई दान किया गया है जिसमें वर्तमान वाली संपत्ति भी शामिल है और इसमें भविष्य की संपत्ति भी शामिल है। तो ये कह रहा है जो भविष्य भावी संपत्ति के लिए जो दान किया गया है वो शून्य हो जाएगा और वर्तमान संपत्ति के लिए जो दान किया गया है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 125 पर। तो 125 कह रहा है ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिगत नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि कई व्यक्तियों को दान किया गया, एक ग्रुप को दान किया गया जिसमें से कोई एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को प्रतिगत नहीं करता है, तब क्या होगा। तो कह रहा है ऐसे दो या अधिक अदाताओं को किसी चीज़ का दान जिनमें से एक उसे प्रतिगत नहीं करता है उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिगत करता तो वह लेता। तो ये कह रहा है 125 कि जो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी है जो दो या अधिक व्यक्तियों को दान है, तो यदि दो या अधिक व्यक्तियों किसी चीज़ का दान किया जाता है तथा उनमें से एक दान को प्रतिगत नहीं करता है तो उसके संबंध में दान शून्य होगा, बाकी व्यक्तियों के संबंध में दान क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। ये कह रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 126 पे। ये कह रहा है दान निलंबित या प्रतिगत कब किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है यदि दाता व अदाता ने करार किया है कि किसी विशेष घटना के घटित होने पर दान का निलंबन या उसे वापस लिया जा सकेगा, तो ऐसी घटना के घटित होने पर निलंबित या प्रतिगत वापस हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा या फिर वापस हो जाएगा। ऐसी घटना दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दान शून्य हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और रखा है, प्रतिफल की शर्त को छोड़कर दान उन सभी दशाओं में प्रतिसंगत किया जा सकेगा जिनमें एक संविदा विखंडित की जा सकेगी। तो इसमें 2-3 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं इसे एक बार दोबारा बता देती हूँ। 126 कह रहा है दान निलंबित या प्रतिगत कब किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है यह दाता व अदाता ने करार किया है कि किसी विशेष घटना के घटित होने पर दान क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा या उसे वापस हो जाएगा। कोई घटना है उस पर क्या हो जाएगा, दान निलंबित हो जाएगा, या अगर वो घटना हो गई तो क्या हो जाएगा, दान निलंबित हो जाएगा या वापस हो जाएगा। ऐसी घटना के घटित होने पर ऐसी घटना हो गई है तो क्या होगा, दान वापस हो जाएगा। अब कह रहा है तीसरा पॉइंट, यदि ऐसी घटना दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, कि दाता ने जो दाता दान कर रहा है उसकी इच्छा पर कोई घटना निर्धारित करे, निर्भर हो तो नहीं, वो निर्भर नहीं होनी चाहिए दाता की इच्छा पर, अन्यथा दान शून्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रतिफल की शर्त को छोड़कर दान उन सभी दशाओं में प्रतिशत किया जा सकेगा जिनमें से उस संविदा विखंडित की जा सकेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 127 पे। ये कह रहा है दुर्बल दान। दुर्बल दान क्या है। तो ये कह रहा है जहाँ एक ही व्यक्ति को एक ही अंतरण में कई चीज़ों का दान किया जाता है। कोई एक व्यक्ति है, एक ही अंतरण में कई चीज़ों का दान किया जा रहा है तथा उनमें से किसी एक पर कोई भार भी है एक संपत्ति पर, वहाँ अदाता को सारी संपत्ति का दान स्वीकार करना होगा, अन्यथा उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अब जब 2-3 चीज़ें उसे ट्रांसफर की जा रही हैं, एक संपत्ति को उस पर भार है तो उसे ये नहीं कि जिस पे प्रॉफिट हो रहा है वो ले ले और जिस पे भार है उसे नहीं ले, नहीं, पूरी संपत्ति सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। ठीक है। नहीं तो दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर जहाँ कई चीज़ों का दान एक ही व्यक्ति को अलग अलग अंतरणों में किया जाता है वहाँ अदाता की इच्छा है कि वह संपूर्ण दान स्वीकार करे या नहीं। यदि कोई संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति भार वाला दान प्रतिगत कर लेता है वह प्रतिगत से आबद्ध नहीं है, किंतु यदि संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति भार वाला दान ग्रहण करता है तो वह आबद्ध होगा। तो ये सीधी सिंपल बात है कि अगर आप दुर्बल दान में ये कह रहा है 127 में कि अगर एक व्यक्ति तुम्हें 2-3 प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है दान में, उसमें से क्या है एक प्रॉपर्टी पे भार है, तो अब आपको वो 2-3 प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफर कर रहा है, दान में दे रहा है, तो आपको सारी एक्सेप्ट करनी होंगी। आप सारी एक्सेप्ट करेंगे जिस पे भार है वो भी और जो बिना भार की हैं वो भी, तभी वो दान मान्य माना जाएगा। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट दे रहा है वो आप एक्सेप्ट कर लें और जिस पे भार है आप उसको एक्सेप्ट ना करें, तो ये फिर शून्य हो जाएगा दान। तो इसे कहते हैं दुर्बल दान। अब आ जाता है हम 128 पर।
128 कह रहा है सर्वदा अदाता। तो ये सर्वस्व अदाता क्या है? तो ये कह रहा है धारा 127 के अधीन यदि दाता अपनी पूरी संपत्ति का दान करता है, कोई अदाता है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का दान कर रहा है, तो अदाता दाता की सभी ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। अब उसने संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया तो सारी चीज़ों के लिए दायित्वहीन होंगे। उस पर अगर कोई भार होगा या कोई अऋण होगा तो उसके लिए भी आप दायित्वहीन होंगे, जब वो सर्वस्व दाता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 129। तो ये 129 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा आसन मरण दान और मोमडन विधि की व्यावर्तियाँ। तो ये कह रहा है सीधे सिंपल, इसमें एक याद रखने वाली बात है 129 में कि ये मुस्लिम विधि पर इस अध्याय के उपबंध लागू नहीं होंगे। सीधा बात ये कि ये उपबंध मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम लास्ट चैप्टर 8 पर। तो ये कह रहा है अनियोज्य दावों के अंतरण के विषय में। तो ये अनियोज्य दावों के अंतरण के बारे में बता रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी पूछा भी जाता है। तो आ जाते हैं हम 130 पे। तो 130 कह रहा है अनियोज्य दावा क्या है। अनियोज्य दावों का अंतरण। तो ये इसका पहला क्लॉज कहता है अनियोज्य दावा ऐसा दावा जिस पर न्यायालय सीपीसी के अंतर्गत अनुतोष दे सके, वो क्या है? अनियोज्य दावा है, सीधी सी बात। ठीक है, इसे अंदर पढ़ लेते हैं। अनियोज्य दावे का अंतरण चाहे यह प्रतिफल सहित या रहित हो, ऐसी लिखित के निष्पादन में द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके समग्र रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वह ऐसी लिखित के निष्पादन पर पूरा और प्रभावी हो जाएगा और तदव द्वारा अंतरक के सब अधिकारों उपचार चाहे वे नुकसान के तौर पर हों या अन्यथा हों आंतरिक में निहित हो जाएंगे, चाहे अंतरक की ऐसी सूचना जैसी आत्मिक पश्चात उपबंधित है दी गई हो या ना दी गई हो। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अनियोज्य दावा, ये कह रहा है कि अनियोज्य दावा ऐसा दावा है जिस पर न्यायालय सीपीसी के अंतर्गत अनुतोष दे सकता है। और अनियोज्य दावों का अंतर प्रतिफल सहित या रहित लिखित। अब कैसे किया जा सकता है अनियोज्य दावों का अंतर? तो ये कह रहा प्रतिफल सहित या रहित लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। कब किया जा सकता है? तो ये कह रहा है लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे। ठीक है, और कह रहा है अंतरक के बाद अंतरक के सब अधिकार व उपचार नुकसान आदि सब अंतरिति में निहित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सब रेट वगैरह हैं वो भी क्या हो जाएंगे? अंतरिति में निहित हो जाएंगे। अब कह रहा है बकाया किराए की राशि का दावा, अंतरकालीन लाभ, जीवन पॉलिसी आदि के दावे अनियोज्य दावे कहलाएंगे। ये काफी पूछा जाता है कि कौन कौन से दावे हैं वो अनियोज्य दावे होंगे। तो क्या कह रहा है? बकाया किराए की राशि का दावा, अंतकालीन लाभ का दावा, जीवन पॉलिसी आदि के दावे अनियोज्य दावे कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम लास्ट इसका पॉइंट। अंतरण के पश्चात अंतरिति अंतरक की संपत्ति के बिना या उससे पक्षकार बनाए बिना अपने नाम से बाद ला सकेगा या कार्रवाई संचित कर सकेगा। अपवाद यह धारा बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये अनियोज्य दावे बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अब आ जाते हैं हम 131 पर। सूचना लिखित व हस्ताक्षरित होनी चाहिए। तो ये कह रहा अनियोज्य दावा का अंतरण। सूचना अनियोज्य दावा के अंतरण की हर सूचना लिखित होनी चाहिए, लिखित होगी और अंतरक या इस निमित्त समग्र रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा या अंतरक के हस्ताक्षर करने से इनकार करने की दशा में अंतरिति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी
और उसमें अंतरिति के नाम और पता कथित होंगे। ये कह रहा है 131 जो अनुयोज्य दावे के अंतर्गत की हर सूचना लिखित व समग्र रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। और फिर कह रहा है कि यदि अंतरक हस्ताक्षर ना करे तो अंतरिति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है इसमें अंतरिति का नाम और पता भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अगले सेक्शन पे। अब आ जाते हैं हम 132 पर अंतरिति के दायित्व। तो कह रहा है अनुयोज्य दावे के अंतरिति का दायित्व क्या होगा। तो ये कह रहा है अंतरिति अनुयोज्य दावे की सभी दायित्व और समस्याओं के अधीन लेगा जो अंतरिति की तारीख को उस दावे के बारे में था। ठीक है, तो कह रहा है अंतरिति के दायित्व क्या होंगे। अंतरिति अनुयोज्य दावे के सभी दायित्व और समस्याओं के अधीन लेगा जो अंतरक की तारीख को उस दावे के बारे में था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 133 रीडी की शोधन क्षमता की गारंटी। ये ज़्यादा नहीं पूछता। अब पूछता है 134, ये काफ़ी पूछता है बंधकित ब्याज के बारे में पूछता है। तो कह रहा है यदि ऋण ये कह रहा है 134 यदि ऋण किसी वर्तमान या भावी ऋण को चुकाने के लिए किया जाता है तो वह सभी खर्चों की पुष्टि के लिए होगा। बस इतना है बंधकित ब्याज, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता। तो 134 में क्या कह रहा है। 134 में ये है कि यदि ऋण किसी वर्तमान या भावी ऋण को चुकाने के लिए किया जाता है तो वह सभी खर्चों की पुष्टि के लिए होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 135 अग्नि बीमा पॉलिसी से संबंधित। अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन के अधिकारों का समन्वयन। ये नहीं पूछता है ज़्यादा। अब आ जाते हैं हम ये पूछता है 136। ये कह रहा है न्यायालय से सशक्त ऑफिसर का असमर्थ। तो ये कह रहा है 136 तो कोई न्यायाधीश विधि व्यवसायी या न्यायालय का ऑफिसर किसी अनुयोज्य दावे के किसी अंश को ना तो क्रय करेगा, ना दुर्व्यापार करेगा, ना प्राप्त करने का करार करेगा। तो इसमें किसे रोका गया अनुयोज्य दावों का अनुयोज्य किस बता रहा अनुयोज्य दावे के किसी अंश को 136 कोई न्यायाधीश। तो ये कह रहा 136 कह रहा है न्यायालय से सशक्त ऑफिसर की सामर्थ्य। तो कह रहा है कि कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी या न्यायालय का ऑफिसर किसी अनुयोज्य दावे के किसी अंश को ना तो क्रय करेगा, ना दुर्व्यापार करेगा, ना प्राप्त करने का एग्रीमेंट करेगा। तो इसमें विधि व्यवसायी वगैरह हैं, न्यायाधीश, विधि व्यवसायी, न्यायालय ऑफिसर, उनको रोका गया है अनुयोज्य दावों के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 137। 137 कह रहा है पराक्रम लिखितों की व्यावृत्तियाँ। तो ये कह रहा है इस अध्याय की कोई भी बात स्टॉक, अंश, डिवेचर या रूढ़ द्वारा तय की जाने वाली पराक्रम लिखितों को लागू नहीं है। सीधी सी बात। तो ये कह रहा है इस अध्याय की पूर्ववर्ती धारा की कोई भी बात स्टॉक, अंशों या डिवेचरों को अथवा लिखितों को जो विधि या रूढ़ द्वारा तस्मै पराक्रम है अथवा माल पर हक की वाणिज्य दस्तावेज को लागू नहीं होंगे। सीधी सी बात। और इसमें स्पष्टीकरण भी दे रखा है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। इसमें एक केस और है अनराज वर्सेस तमिलनाडु सरकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। और दोस्तों अब ये हमारा टीपीए का हो गया लास्ट सेक्शन। अब हमारा ये टीपीए हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार इसे आप और पढ़ लें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगी। अब ये हमने कर लिया है 1 से लेके 137 तक पूरा टीपीए कंप्लीट। और अब इसमें आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।